Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the measurement of money and the money supply. तो ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि मनी क्या है, वाटर सिस्टम क्या है, मनी के फंक्शंस क्या हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी सप्लाई को एंड मेजरमेंट ऑफ मनी को। तो देखिए मनी सप्लाई होती क्या है, आप सभी को पता है हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई करने की जो अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई पेपर नोट्स को इशू कर सकता है। मनी सप्लाई के लिए जो ऑथराइज्ड है वो आरबीआई है। तो व्हाट इज मनी सप्लाई एग्जैक्टली? सो मनी सप्लाई की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है। मनी सप्लाई इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। यानी कि मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई टोटल वॉल्यूम है मनी का, ओके, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक इकोनॉमी के अंदर हेल्ड करके रखती है। इट मींस ये एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेजर किया जाता है। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट नहीं है। तो ये बात आप सब ध्यान रखेंगे कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट नहीं है। तो यहां ध्यान देने वाली कौन कौन सी चीज है? यहां है कि द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपको याद रखना है। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई है टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक at any point of time or at a particular point of time in an economy। तो यहां तक हमने समझा कि मनी सप्लाई क्या होती है। बेसिकली वो एक स्टॉक है जो आरबीआई के थ्रू इशू किया गया है जनरल पब्लिक को, एंड उसमें और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो हम उसको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अभी हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन समझी। तो देखिए सबसे पहले हम सब जानते हैं कि आरबीआई ही सोल ऑथराइज्ड है मनी को इशू करने के लिए। आरबीआई ने मनी सप्लाई के जो मेजरमेंट्स थे वो नैरो मनी मेजरमेंट को अडॉप्ट किया हुआ था 1967 टू 1968 तक। तो अगर हम देखें कि नैरो कंसेप्ट ऑफ मनी क्या है, नैरो कंसेप्ट ऑफ मनी में सिर्फ करेंसी एंड कॉइन्स और कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं उसी को सिर्फ और सिर्फ मनी कंसीडर किया जाता था। नैरो मनी का कंसेप्ट आरबीआई के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को मेजर करने में अडॉप्ट किया जा रहा था, लेकिन 1977 में एक नया मेजरमेंट आरबीआई ने दिया जिसमें 4 मेजरमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, M1, M2, M3, M4। ये जो कंसेप्ट था M1, M2, M3 एंड M4 का, ये 1977 में आरबीआई के थ्रू इंडिया में दिया गया। अब हम बात करते हैं कि M1, M2, M3, M4 क्या है। तो देखिए M1 में ट्रांजैक्शनल मनी इन्वॉल्व होती थी जो कि डे टू डे ट्रांजैक्शंस में रिक्वायर्ड होती थी। जिससे हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं वो मनी ट्रांजैक्शनल मनी है जिसको हम ट्रांजैक्शंस में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो ट्रांजैक्शनल मनी जो ट्रांजैक्शन में थी वो M1 में इन्वॉल्व की गई। तो M1 इक्वल था करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अब हमें यहां ये समझना है कि इन तीनों का मतलब क्या है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट M1 यानी कि फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। सो नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट M1, द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में पहला पॉइंट आता है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। तो इसका मतलब क्या है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मतलब है कि इसमें जितने भी कॉइन्स हैं और जितनी भी करेंसी है जो पब्लिक के पास है। तो याद रखेंगे यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा? सिर्फ और सिर्फ करेंसी एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक। तो पब्लिक के पास क्या क्या है? देखिए हमारे देश के अंदर मनी को जो इशू करते हैं जैसे कि पेपर करेंसीज को या पेपर नोट्स को और कॉइन्स को गवर्नमेंट एंड आरबीआई करती है।
आरबीआई करती है 2,500, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, ओके, 200 रुपए के नोट्स को। और गवर्नमेंट क्या करती है, कॉइन्स को इशू करती है। तो वो सभी जो पब्लिक के पास है कॉइन एंड करेंसी, उसको हम M1 में इन्वॉल्व करेंगे। किस हेड में, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक में। इसको हम फिएट मनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीगली सभी तरह के टैक्स का पेमेंट करने के लिए एक्सेप्टेड है। एंड सेकेंडली ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पर होती है। एंड एक और बात याद रखेंगे, इसको हम लीगल टेंडर ऑफ मनी भी बोलते हैं, क्योंकि लीगली अगर देखा जाए तो सभी तरह के डेट्स का पेमेंट करती है। तो इसीलिए इसको हम लीगल टेंडर ऑफ मनी बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं। तो यहां तक हमें समझ में आया करेंसी एंड कॉइन हेल्ड विद पब्लिक। नेक्स्ट वन इज डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स को बोलते हैं जो कमर्शियल बैंक के साथ पब्लिक कराती है। यानी कि ऐसे डिपॉजिट्स चेकेबल होते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक or any other instrument. Public can withdraw with the bank at any time or on the demand. So basically अगर हम बात करें डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक में, वो सभी डिपॉजिट्स इन्वॉल्व होंगे जो कि नेट टाइम के लिए नहीं है बल्कि डिमांड पेबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट्स हैं जो किसने कराए हैं, फॉरेन बैंक ने, आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, फॉरेन गवर्नमेंट ने, वो सभी डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यहां याद रखेंगे अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या नहीं इन्वॉल्व होगा, कमर्शियल बैंक ने जो डिपॉजिट्स रखवाए हैं, ओके, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपॉजिट्स रखवाए हैं वो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि M1 is the sum of currency and coins with the public, demand deposits of commercial banks and other deposits with RBI. After understanding the concept of M1, we will now discuss the concept of M2. M2 is the sum of M1 and deposits with post office saving bank. तो यहां पर M1 तो इन्वॉल्व है ही, साथ ही साथ जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक का बैलेंस है, जो डिपॉजिट्स हैं सेविंग बैंक अकाउंट में पोस्ट ऑफिस के, वो भी यहां इन्वॉल्व होंगे। अब आप सोचेंगे कि वो तो हमने पहले ही इन्वॉल्व कर लिया था डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स के नाम से, जो यहां किया था डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो यहां किस तरह के डिपॉजिट्स इन्वॉल्व होंगे, तो याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होते। यानी कि आप उनको विद द हेल्प ऑफ चेक क्या नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, वो डिमांड पर पेबल नहीं होते हैं। ओके, इतनी जितना कि चेकेबल अमाउंट, ठीक है, कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वैसे ही चेकेबल अमाउंट कमर्शियल पोस्ट ऑफिस के साथ नहीं होता है। तो इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को अलग रखा गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, M2 में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, और वो कौन सी वाली सेविंग्स होंगी, जो टाइम डिपॉजिट्स नहीं है, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, तो वो M2 में इन्वॉल्व होंगी। तो M2 इज द सम ऑफ M1 एंड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, वो है M3। M3 इज द सम ऑफ M1 एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो जो भी नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक होते हैं, जो जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट, वो सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने अब 2 मेजरमेंट्स में इनको इन्वॉल्व नहीं किया। तो अब हम थर्ड मेजरमेंट में इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। थर्ड मेजरमेंट में अगर हम देखें मनी के मेजरमेंट में, थर्ड मेजरमेंट में कि M3 क्या होता है, तो M3 इज द सम ऑफ M1 एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक में आता है रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है M4। तो M4 में इन्वॉल्व होगा M3 एंड टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। तो जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस की, सेविंग बैंक्स की, वो सब
M4 में इन्वॉल्व होगी। इसमें हम एक्सक्लूड करके चलते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को। ओके, अब हम बात करेंगे मोस्ट लिक्विडिटी और लीस्ट लिक्विडिटी की। तो याद रखिए कि M1 मोस्ट लिक्विडिटी होता है M1 में, और M4 में लीस्ट लिक्विडिटी होता है। उसी तरीके से M1 और M2 नैरो कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट के, और M3 और M4 ब्रॉड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट के। तो इस तरह से अगर हम देखें तो M1 और M2 को नैरो कंसेप्ट में रखा गया है, और M3 और M4 को ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ मनी में रखा गया है। नैरो कंसेप्ट इन द सेंस कि हम केवल करेंसी, कॉइन्स और डिपॉजिट्स को ही मनी मानते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारी वो डिपॉजिट्स भी मनी के फॉर्म में हैं, और उन डिपॉजिट्स के ही बिहाफ पर बैंक क्या कर रहा है, मनी का क्रिएशन कर रहा है। तो हम इसको समझेंगे कि ये क्या है मनी क्रिएशन, वो हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम एक और टॉपिक समझते हैं, वो है हाई पावर मनी। हाई पावर मनी इज प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो हाई पावर मनी में क्या इन्वॉल्व होगा, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स। हाई पावर मनी में इन्वॉल्व होगा जो भी करेंसी एंड कॉइन्स हैं पब्लिक के पास, और जो भी कैश रिजर्व्स हैं बैंक के, वो सभी हाई पावर मनी में इन्वॉल्व होंगे। और हाई पावर मनी का प्रोड्यूसर कौन होता है, गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक हाई पावर मनी का प्रोड्यूसर होता है। नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो देखिए, हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है M1, M2, M3 एंड M4। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं M1, M2, M3 एंड M4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटरमाइन करना है M1, और M1 का हम जानते हैं क्या है। M1 मेजरमेंट में हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, M1 में हम इन्वॉल्व करते हैं करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो M1 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। तो देखिए करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक कितना है, 85,000। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक कितना है, 85,000। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। देन डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक है 55,000, प्लस जो लास्ट है इसका पॉइंट वो है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है 3,500। 85,000, 55,000 एंड 3,500 या 3,500 का सम करके आएगा 1,43,500 एज अ वैल्यू ऑफ M1। अब हम बात करते हैं M2 की। तो M2 हम कैलकुलेट करते हैं विद द सम ऑफ M1 एंड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो अगर हम बात करते हैं सेविंग्स का, हम लोग सम करते हैं पोस्ट ऑफिस की M2 को कैलकुलेट करने के लिए M1 में। तो देखिए M1 हमारा कितना आया है 1,43,500, एंड अगर हम बात करें सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस की, तो देखिए सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस कितना दे रखा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स दे रखे हैं 5,600। इन दोनों का सम करके हम M2 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो M2 की वैल्यू आई है 1,49,100। एंड नाउ वी विल डिटरमाइन M3. M3 is the sum of M1 and net time deposits with commercial bank। तो net time deposits with bank में क्या इन्वॉल्व होगा, देखिए M1 की वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक की वैल्यू है 2 लाख। So now we will get the value of M3. This is 3,43,500. 3,43,500. It is the value of M3. And now we will determine the value of M4. Now we will determine the value of M4,
एंड M4 को निकालने के लिए हमें चाहिए M3 की वैल्यू, दैट दिस इज 3,43,500 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC। NSC को छोड़ के जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस के, उसको हम M4 में इन्वॉल्व करेंगे। तो M4 में इन्वॉल्व करेंगे टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, जो कि दे रखा है 22,000। इन दोनों का सम करके हम M4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का सम करके वैल्यू आती है, वो है 3,65,500। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया M1, M2, M3 एंड M4। ओके स्टूडेंट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज कंसेप्ट। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन सभी कंसेप्ट्स को जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सबसे पहले मनी सप्लाई। सो व्हाट इज मनी सप्लाई? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the public at a particular point of time in an economy। तो हम मनी सप्लाई को काउंट कैसे करते हैं? जो टोटल स्टॉक है मनी का पब्लिक के पास एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के कितने मेजरमेंट्स हैं? 4 मेजरमेंट हैं, M1, M2, M3 एंड M4। तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है? पहले M1 है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक and demand deposits with commercial bank and other deposits with RBI। अब हम आते हैं M2 पर। So M2 is the sum of M1 and post office saving bank deposits। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक डिपॉजिट्स एंड M1 का सम होता है M2, और M3 किसका सम होता है? M1 का, और जो नेट टाइम डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स के उनका। और M4 किसका सम होता है? M4 is the sum of M3 and total deposits with post office saving, total saving deposits of post office except NSC। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया और हाई पावर मनी डिस्कस किया कि हाई पावर मनी का प्रोड्यूसर कौन होता है? RBI और गवर्नमेंट। RBI एंड गवर्नमेंट दोनों होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो नैरो मनी और ब्रॉड मनी समझाया। नैरो मनी में इन्वॉल्व होता है M1 एंड M2, और ब्रॉड मनी में इन्वॉल्व होता है M3 एंड M4। तो अगर हम लीस्ट लिक्विडिटी की बात करें तो M4 में लीस्ट लिक्विडिटी होती है। अगर हम M1 की बात करें तो M1 में मोस्ट लिक्विडिटी होती है। आई होप स्टूडेंट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज कंसेप्ट, एंड इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट बैंकिंग चैप्टर। Thanks for watching students, and keep watching